आज तो सब कुछ ठीक है, बाइक का प्रॉब्लम शायद आज। चलिए देखते हैं, कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए नवमांश कुंडली में क्या क्या देखा जाना चाहिए मैं बता रहा हूँ। मैं हालांकि पहले बता चुका हूँ इसको, फिर बता रहा हूँ। लग्न कुंडली का डिग्री वाइज सबसे जो बलवान ग्रह है उसको नवमांश कुंडली में देखना चाहिए। ठीक है, बालकिशन जी बोलिएगा आप लोग। हाँ जी बिल्कुल सर। जी 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 गुरु जी। लग्न कुंडली का सबसे जो बलवान ग्रह है डिग्री वाइज, उसको नवमांश कुंडली में देखिए। उसकी दृष्टि, उसकी स्थिति को देखिए नवमांश कुंडली में, किसकी दृष्टि में है, किसकी युति में है, ये भी देखिए। इसके बाद लग्न कुंडली के सबसे जो सेकंड डिग्री वाइज बली ग्रह हो, मान लीजिए कोई ग्रह सबसे बलवान आपके डिग्री में 26 डिग्री का है तो उसको देख लिया आपने। और सेकंड डिग्री वाइज जो बली है, यानी कि मान लीजिए उससे थोड़ा कम डिग्री का जो सबसे है सेकंड वाला, उसको भी आपको देखना है। इन दोनों को D9 में देखना है। अगर ये दोनों आपके अच्छी स्थिति में हैं, मूल त्रिकोण, मित्र राशि या स्वयं के राशि में है या उच्च की राशि में हो, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। लाइफ पार्टनर की भी आपकी स्थिति बहुत बेहतर मानी जाती है। तो इसको समझ लीजिएगा। लग्न कुंडली का फर्स्ट जो सबसे बलवान डिग्री वाइज ग्रह है और जो सेकंड सबसे बली डिग्री वाइज ग्रह है, और नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो आपकी लाइफ और आपके लाइफ पार्टनर की स्थिति बहुत अच्छी होती है। इसके बाद नवमांश के कारक ग्रह शुक्र होते हैं, उसको भी देखना चाहिए आपको कि शुक्र की क्या स्थिति है। तब नवमांश कुंडली का स्ट्रेंथ पता चलता है कि नवमांश कुंडली कितना बढ़िया है आपका। तीसरा चीज वर्गोत्तम ग्रह को देखना चाहिए। वर्गोत्तम ग्रह 3 प्रकार से होते हैं, राशि वर्गोत्तम, वर्गोत्तम और तत्व वर्गोत्तम। यानी कि कोई लग्न कुंडली में वर्गोत्तम हो और नवमांश कुंडली, मतलब जिस राशि में लग्न कुंडली में हो नवमांश में भी उसी राशि में हो तो वह वर्गोत्तम होता है। आपके लग्न कुंडली में जिस भाव में हो उसी भाव में अगर नवमांश में भी है तो वह भी वर्गोत्तम माना जाता है। और जिस तत्व में आपकी लग्न कुंडली में हो, मान लीजिए अग्नि तत्व में लग्न कुंडली में हो और नवमांश में भी अग्नि तत्व में चला गया है तो वो भी वर्गोत्तम माना जाता है। तो वर्गोत्तम 3 तरह से होता है, इसको भी आपको देखना है। इसके बाद नवमांश के 9वें भाव के स्वामी तथा 9वें भाव को देखना है। नवमांश कुंडली का 9वां भाव आपके भाग्य को दिखाता है कि आप इस दुनिया में किस पर्पस से आए हैं, आपका भाग्य कितना प्रबल है, कितना भाग्य लेकर आए हैं। तो नवमांश कुंडली का 9वां भाव आपके भाग्य को दिखाता है और 9वां भाव का स्वामी। इसके बाद हाँ, अशोक जी आ गए। चलिए अशोक जी, नवमांश के बारे में बता रहा था, बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता रहा था आज। सर 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 नमस्कार सर। नमस्कार। अब देखिए इसके आगे लग्न कुंड, आपको लग्न को भी देखना है। नवमांश के लग्न की क्या, नवमांश कुंडली के लग्न की क्या स्थिति है, माने कौन से ग्रह वहां बैठे हैं, किस स्थिति में है। कोई नीच का ग्रह ना बैठा हो, कोई मारक ग्रह ना बैठा हो, और लग्नेश को भी देखना है नवमांश कुंडली का। दूसरा चीज सप्तम भाव को भी देखना है और सप्तमेश को भी देखना है नवमांश के लिए, उसकी क्या स्थिति है, उस भाव की क्या स्थिति है। अब देखिए आगे समझिए, और आप लोग आवाज बैकग्राउंड को बंद कीजिएगा। लग्न कुंडली में कोई ग्रह सूर्य से अस्त है, कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में सूर्य से अस्त हो और नवमांश में सूर्य से 2 घर से ज्यादा दूरी पर है तो वह अपना प्रभाव देने में सक्षम होता है। ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली में कोई ग्रह सूर्य से अस्त है लेकिन नवमांश कुंडली में 2 घर से ज्यादा दूरी पर है तो अपना प्रभाव देता है। अब आगे बात करते हैं। कोई ग्रह लग्न कुंडली में सौम्य राशि में है और नवमांश में भी सौम्य राशि में है, और कहीं सौम्य राशि में वर्गोत्तम भी हो गया है तो शुरुआत से ही अपना शुभ फल परिणाम देता है, बहुत अच्छा परिणाम देता है। और वैसे भी कोई ग्रह लग्न कुंडली में सौम्य में है और नवमांश में भी सौम्य में है तो उसे अच्छा माना जाना चाहिए। स्थितियां अगर मारक भी होगा तो कुछ हद तक अपना सौम्यता बरकरार रखता है, और योग कारक है तो बहुत अच्छी स्थिति है। वही ग्रह लग्न कुंडली में क्रूर राशि में है और नवमांश में भी क्रूर नवमांश में है तो स्ट्रगल करा के लाभ देगा, चाहे वर्गोत्तम हो। ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली में कोई ग्रह क्रूर नवमांश में है और नवमांश में भी आपके लग्न कुंडली में क्रूर राशि में है और नवमांश कुंडली में भी
क्रूर नवमांश में चला गया है, तो स्ट्रगल करा के लाभ देगा, चाहे वो वर्गोत्तम ही क्यों ना हो, अच्छे भाव में ही वर्गोत्तम क्यों ना हो, तो मेहनत करा के बहुत ज्यादा ये लाभ देता है। तो ऐसे स्थिति है। इसके अलावा नवमांश का चतुर्थ भाव है, वह आपके वैवाहिक सुख को बताता है कि आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहने वाली है, कितना सुख आप प्राप्त करेंगे जीवन में, वैवाहिक जीवन में। ये स्थितियां होती है, जो कुछ फॉर्मल चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखिए, भाव से भी विचार किया जाता है। नवमांश कुंडली के प्रथम भाव से जीवन साथी का व्यवहार पता कर सकता है, उसके रंग रूप आकार को देख सकते हैं। जीवन साथी के सेकंड भाव से नवमांश कुंडली के जीवन साथी का परिवार, धन, कुटुंब, वाणी उसकी देखेंगे क्या स्थिति है, और अपने वैवाहिक जीवन की गणना कर कैसी रहेगी। नवमांश कुंडली के तीसरे भाव से आप दोनों के किए गए पराक्रम का फल देखेंगे और छोटे भाई बहनों को देखेंगे, पति या पत्नी के लिए। चतुर्थ भाव से पत्नी तथा पति का सुख देखेंगे। आपका पति या पत्नी कैसे परिवार से हैं, वो भी चतुर्थ भाव से आप देखेंगे नवमांश कुंडली के। पंचम भाव की बात करें, जीवन साथी का बुद्धि, विवेक, दोनों का प्यार, मोहब्बत और लव, रोमांस, अट्रैक्शन वगैरह देखेंगे फिफ्थ हाउस से। छठे भाव से जीवन में संघर्ष में दोनों की सहभागिता, एक दूसरे का कितना साथ देंगे यह देखा जाता है। सातवें भाव से जीवन साथी, वैवाहिक जीवन और वैवाहिक सुख को देखा जाता है। आठवें भाव से दंपति का रहस्य, वैवाहिक जीवन में छुपी हुई बातें, ससुराल कैसा होगा, ये सब देखा जाता है, तथा साथ में कोई धोखा वगैरह भी मिला हो वो भी देखा जाता है वैवाहिक जीवन में। और नौवें भाव से आपका भाग्य, पति पत्नी का भाग्य, आपकी यात्राएं, धर्म, जीवन का लक्ष्य आदि देखा जाता है नाइन्थ हाउस से। दसम हाउस से, टेंथ हाउस से आप दोनों का कार्य क्षेत्र देखा जाएगा। आप दोनों का कार्य क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र में मिलने वाली सफलता को देखा जाएगा। 11th हाउस से आपकी पत्नी की आय की स्थिति, पति या पत्नी की, और बड़े भाई बहन, पति या पत्नी की देखे जाते हैं। और 12वें भाव से आप दोनों की व्यय, परेशानियां और बीमारियां देखी जाती हैं। तो इस तरह से नवमांश कुंडली का अवलोकन कर सकते हैं आप लोग। बालकिशन जी कुछ समझ आया? सर बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बताया सर आपने। एक पूछ रहा था सर, डिजायर ऑफ मैरिज है वो पहले भाव से देखा जाएगा ना जी? डिजायर ऑफ मैरिज है, विवाह करने की जो इच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल पहले भाव से देखा जाएगा। और जो वैवाहिक सुख है सर, उसको सप्तम भाव से भी देखेंगे हम। हाँ, सप्तम भाव से भी देख सकते। देखिए, वैवाहिक सुख कितना आपको प्राप्त होगा और उसमें संतुष्टि कितना प्राप्त होगा, और ओवरऑल आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, वो चौथे भाव से देखेंगे। ठीक है जी जी। सप्तम से विचार करेंगे सर। सप्तम भी आपके वैवाहिक सुख को बताता है, आपकी वैवाहिक स्थिति को खास करके बताता है कि वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी। और चतुर्थ भाव है, वो बताएगा कि आपका वैवाहिक सुख कितना लंबा चलेगा। ठीक है सर, अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि नवमांश में ही जो लग्नेश है वो 6, 8, 12 में चला जाएगा, ये क्या इंगित करता है सर? ये इंगित करता है लग्नेश का 6ठे, 8वें, 12वें में जाना कि परेशानियां वैवाहिक जीवन में कुछ होगी, लेकिन मतभेद होगा, विवाह टूटेगा, ये इंगित नहीं करता है। विवाह टूटेगा कि नहीं वो सप्तमेश करेगा, और विवाह का कारक अगर पीड़ित होगा, सप्तमेश भी पीड़ित होगा, तब विवाह टूटता है। लेकिन अगर लग्नेश आपके चले गए यहाँ आपके नवमांश के 6ठे, 8वें, 12वें में, तो कुछ परेशानी या मतभेद को शो करता है। सर, विवाह में होने वाली देरी के लिए भी बता सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल। देरी होगी कि परेशानी देरी में भी आता है, तो आप देरी को भी देख सकते हैं, इससे विलंब को भी देख सकते हैं। सर एक और चीज पूछ रहा था सर, एक और चीज पूछ रहा था जी। मान लीजिए हमने D1 में जो लग्नेश है, D1 में जो लग्नेश है और D9 का जो लग्नेश है, उसको कैसे रिलेट करते हैं सर D9 में? एक ये प्लीज एक बार बताइए ना सर। क्या चीज? आपकी आवाज बहुत कट रही है बालकिशन जी। सर, जो D1 का लग्नेश है और जो D9 का लग्नेश है, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं सर नवमांश कुंडली में, या कारक को लग्नेश के साथ में नवमांश में? D1 का लग्नेश और D9 का लग्नेश है।
हाँ जी और D1 का लग्नेश और कारक। हाँ समझ गया मैं। देखिए एक दूसरे से चौथे भाव में बैठे, पंचम भाव में बैठे, नवम भाव में बैठे, दसम भाव में बैठे, एकादश भाव में बैठे तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन अब उसमें देख लीजिएगा संबंध इन दोनों में छठे, आठवें, 12वें का ना हो और द्वादश वगैरह का एक दूसरे से संबंध ना बन रहा हो, ये देख लीजिएगा। अगर ये संबंध अच्छा बनाकर बैठे हैं, एक दूसरे से अच्छे भाव में है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, तो इसके लिए वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जी सर। बहुत सारी चीजें नेगेटिव कट भी जाती हैं अगर ऐसा पोजीशन बन के हो तो। जी सर बहुत। जी गुरुजी। हाँ बोलिए भजन जी। और गुरुजी एक बात पूछूं? बोलिए ना। गुरुजी आपने जो हाँ, लग्न कुंडली का सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रह नवमास में कहा गया है, वो डिग्री वाइज बलि का बात कर रहा था। वो डिग्री वाइज जो है युवा अवस्था का होना चाहिए या जैसा नॉर्मली जैसा 20 के बाद नहीं, जैसे इसमें डिग्री वाइज की बात की है मैंने। डिग्री वाइज अगर 28 डिग्री का कोई ग्रह है आपकी कुंडली में तो उसको देखना है। ओके 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 वही। इसमें युवा अवस्था नहीं देखना है, डिग्री वाइज सबसे बली ग्रह को देखा जाता है। अब ये जैमिनी का ज्योतिष हो गया, ध्यान दीजिए भजन जी, ये वैदिक ज्योतिष नहीं है। जी जी। ये आत्मकारक और अमात्य कारक की बात यहाँ पर आ गई नवमांश कुंडली में। यहाँ पर सर लेकिन विवाह के लिए तो तारा कारक को भी हमको देखना पड़ेगा ना, जो सबसे कम डिग्री वाला है। बहुत कुछ देखा जाता है। उस ज्योतिष की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मिक्स नहीं कर रहे हैं। कभी चर्चा हुआ तो जैमिनी ज्योतिष पर भी बता दूंगा बालकिशन जी, लेकिन वहां इसको मतलब मिक्स नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ बस दिमाग में ये, क्योंकि बहुत सारी चीजों को रखेंगे तो कंफ्यूजन हमें यहाँ रखना है सिर्फ कि डिग्री वाइज सबसे बली और सेकंड बली, इसको ध्यान रखना है। ठीक है गुरुजी, नवमास लगन कुंडली के छठे उससे चालू हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? नवमास लगन कुंडली के छठे उससे चालू हो, छठे 8 में 12 में किसी से भी चालू हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है कि नवमांश आपका अच्छे भाव से ही चालू होगा, ये थोड़े जरूरी है। नवमांश कुंडली की क्या स्थिति है वो देखिए। लग्न कुंडली के ग्रह नवमांश में किस स्ट्रेंथ में है वो देखिए। लग्न तो आपका किसी से भी चालू हो सकता है नवमांश का, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुरुजी? छठे 8 में ग्रहों की स्थिति के अनुसार फर्क पड़ेगा। अच्छा जी। ग्रहों की जो स्थिति होगी उसको देखना है आपको। गुरुजी, नवमास तो 2-2 3-3 मिनट में चेंज हो जाता है, तो फिर व्यक्ति के जीवन में भी प्रभाव आएगा इसका? क्यों, प्रभाव तो बिल्कुल आएगा, पूरी तरह से आएगा, उसमें क्या शक है। नवमांश कुंडली का इसीलिए बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ठीक है ठीक है गुरुजी। सर वैवाहिक जीवन को लेकर के अगर हम बात करें तो लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में क्या ऐसी चीज है जो लग्न कुंडली में नहीं दे सकते वैवाहिक जीवन के संबंध में, और नवमांश से सत्य मानेंगे उसको? वैवाहिक सुख खास करके आपके जीवन में कितना होगा वो नवमांश कुंडली बताता है, और आपके पार्टनर का क्या प्रोफेशन वगैरह हो सकता है ये नवमांश कुंडली सटीकता से बताता है। ठीक है जी। अब उसमें देख लीजिएगा नवमांश कुंडली में जो सप्तम भाव का लॉर्ड है उसकी अगर स्थिति अच्छी होगी, केंद्र में त्रिकोण में होगा, अच्छे ग्रहों के साथ होगा, जैसे सूर्य जैसे ग्रहों के साथ, तो पार्टनर जॉब करने वाला भी मिलता है, इसका ध्यान रखिएगा। नवमांश में ये चीज देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, नवमांश कुंडली में यही नहीं देखेंगे, नवमांश कुंडली में आपका वैवाहिक जीवन कितना संतुष्टिदायक होगा ये भी देखेंगे। आपके ध्यान दीजिए ना इस बात को कि आपके विवाह का सूक्ष्म विश्लेषण ही दिखाता है नवमांश कुंडली। तो बिना नवमांश के तो आप फलित कर ही नहीं सकते। कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का आप विवाह का प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो लग्न कुंडली से तो करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ लग्न कुंडली से बिना नवमांश देखे। जैसे लग्न कुंडली का आप कोई फलित कर रहे हैं तो बिना चलित कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में चला गया है बिना उसके प्रेडिक्शन नहीं किया जाना चाहिए। उसी प्रकार विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न का जवाब बिना नवमांश देखे नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है सर। गुरुजी ने एक बार आपने बताया था, शायद आपने ही बताया था कि नवमांश कुंडली 35 इयर्स के बाद एक्टिवेट होती है। नहीं, एक्टिवेट नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेट की बात नहीं। इस चीज को आप गौर से जो मैं कहता हूं उसे आप लोग सुनिए।
वैवाहिक जीवन के लिए मैंने बोला कि एक निश्चित उम्र के बाद नवमांश कुंडली एक्टिवेट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नवमांश कुंडली आपकी एक्टिवेट नहीं होती। अगर आप ग्रहों का स्ट्रेंथ देख रहे हैं और किसी बच्चे का कुंडली 10 वर्ष में देख रहे हैं, तो नवमांश कुंडली जब आप देख रहे हैं उन ग्रहों के स्ट्रेंथ के लिए, विंशोपक बल के लिए, तो आप कैसे कहेंगे कि वो 32 या 35 में ही एक्टिवेट होगा? वो तो शादी के विषय में बात होता है, लेकिन स्ट्रेंथ तो ग्रहों का आप कभी भी देख सकते हैं, चाहे 10 वर्ष के बच्चे का भी कुंडली देख रहे हो। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। नवमांश कुंडली ग्रहों का विंशोपक बल भी बताता है। जो ग्रह आपके लग्न कुंडली अच्छी स्थिति में है और नवमांश में भी अच्छी स्थिति में है, उन्हें एक इस प्रकार का बल मिलता है, विंशोपक बल, वो भी नवमांश कुंडली आपका बताता है। सर राशि तुल्य नवमांसा के बारे में भी कुछ बताएंगे जी? राशि तुल्य नवमांसा एक सुनने में आता है। अरे बहुत कुछ नवमांसा आता है, उसके बारे में भी बताएंगे। पहले आप जो आज टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं आज हम सर। जी सर। ये आप कुछ और जानना चाहें तो चलिए एक और क्लास करेंगे, उसमें आप लोगों को कुछ और चीजें बता दूंगा। मैं आज ये बताऊंगा कि नहीं आपका चलने दीजिए, आज वैवाहिक वाला ही पूरा करते हैं सर। हाँ वैवाहिक वाला नहीं, पुष्कर नवमांस लेके चार्ट बैठे हैं और वैवाहिक वाला पूरा करने पर लगे हैं। इसको छोड़ दें, ये वाला चीज लेके बैठे हुए हैं आज हम। अच्छा ठीक है। वैवाहिक जीवन के बारे में वैसा कुछ जितना इम्पोर्टेंट है सब कुछ बता चुका हूँ। अब ये चीजें अब वहां पर क्या होता है, जैसे कि खुद कर निकालने वाली चीजें हैं, वही बताना है आपको नवमांस में। वही चीज अब बाकी रह गया और कुछ बचा हुआ नहीं रह गया है नवमांस कुंडली में बताने के लिए, जो आपको विशेष और वो नहीं बताया गया है। ऐसा कुछ है तो आप लोग बोलिए। गुरुजी नवांश और पुष्कर नवांश में क्या अंतर होता है? हाँ, पुष्कर नवमांस में पहले आप लोग नियम लिख लेते जी। पहले यही तो दिक्कत है कि हर चीज को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ये चीज नहीं लिख लेते हैं। जी आप बताइए गुरुजी, हम लिख लेते हैं। हाँ नहीं, अब ये देखिए कि पुष्कर नवमांस पर आज हम चर्चा करने वाले थे, फिर यहाँ आ गए। चलिए पुष्कर नवमांस को समझिए। एक निश्चित डिग्री के जोन पर कोई ग्रह हो किसी राशि में, जिस भी राशि में जहां यहाँ लिखा हुआ है, तो वह पुष्कर नवमांस में होता है। पुष्कर नवमांस में होने का मतलब है कि वह ग्रह अपना श्रेष्ठ फल देता है। समझ रहे हैं? वो ग्रह अपना श्रेष्ठ फल देते हुए देखा गया है किसी भी कुंडली में। और अगर मारक भी हो और पुष्कर नवमांस में हो तो वह ग्रह मारकता छोड़ देता है या बहुत कमी आ जाती है उसकी मारक चीजों में। इसको आप लोग नोट कीजिए पहले, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुष्कर नवमांस में कुछ है नहीं, यही चीज है पुष्कर नवमांस का। देखिए यहाँ पर 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक कोई ग्रह मेष में, सिंह में या धनु में होगा तो वह तुला नवमांस में होगा। 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक कोई भी ग्रह मेष में, सिंह में या धनु में आपके लग्न कुंडली में हो तो वह तुला नवमांस में जाएगा। नवमांस में तुला राशि में जाता हुआ देखा जाएगा। आप देख लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। वही अगर 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक कोई ग्रह मेष में, सिंह में या धनु में हो तो वह धनु नवमांस में जाएगा। नवमांस कुंडली में धनु राशि में वह जाएगा। फिर से नोट कीजिए, 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक कोई ग्रह मेष, सिंह या धनु में हो तो यह धनु नवमांस में जाएगा। दूसरा नवमांस आइए, अब देख लीजिए यहाँ 3 चौका 12 यहाँ पर 12 यहाँ राशियां लिखी हुई हैं और उसी का नवमांस यहाँ पर है। अब देखिए कोई भी ग्रह 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री तक रहेगा वृषभ में, कन्या में या मकर में। वृषभ, कन्या या मकर में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक कोई ग्रह हो तो वह नवमांस कुंडली में मीन नवमांसा में होगा। वही अगर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक कोई ग्रह वृषभ में हो, कन्या में हो या मकर में हो, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक कोई भी ग्रह वृषभ में, कन्या में या मकर में हो आपके लग्न कुंडली में तो वह वृषभ नवमांसा में होगा आपकी नवमांस कुंडली में। आगे देखिए, 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक कोई ग्रह मिथुन में, तुला में या कुंभ में हो। 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर
20 डिग्री तक कोई भी ग्रह मिथुन में, तुला में या कुंभ में हो तो यह मीन नवांशा में होगा आपके नवमांश कुंडली में। इसके बाद 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक कोई ग्रह मिथुन, तुला या कुंभ राशि में आपके लग्न कुंडली में हो तो वह वृषभ नवमांशा में आपके नवमांश कुंडली में जाता है। इसके बाद 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक कोई ग्रह कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में हो। 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक कोई ग्रह कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में जाता है तो वह कर्क नवांशा में चला जाता है नवमांश कुंडली में। कोई ग्रह 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक हो कर्क, वृश्चिक या मीन में तो यह कन्या नवांशा में नवमांश कुंडली में होगा। अब इस चीज को समझिए, नवमांश कुंडली में कोई ग्रह आपका पुष्कर नवमांश में चला गया है और वह कमजोर है आपके लग्न कुंडली में, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री का भी हो, 29 डिग्री का भी हो, तो वह ग्रह अपना प्रभाव देने में पूरी तरह सक्षम होता है पुष्कर नवमांश में है तो। ये भी ध्यान दीजिएगा कि मृत ग्रह भी अपना प्रभाव अगर पुष्कर नवमांश में है तो पूरी देते हैं, इसका ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। दूसरा चीज देखिए, अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में नीच का है और वह पुष्कर नवमांश में चला गया है तो उसकी नीचता में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है और वह पॉजिटिव फल देता हुआ देखा गया है। तो पुष्कर नवमांश का बहुत बड़ा महत्व है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और जब भी कोई कुंडली चेक कीजिए वो जरूर चेक कीजिए कि इतने डिग्री के जोन पर कोई वो ग्रह पुष्कर नवमांश में तो नहीं मूव कर गया। अब बोलिए आप लोगों को कोई कुछ पूछना है तो। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रश्न? गुरुजी से चार्ट से समझा दीजिए। समझा तो दिया, अब क्या समझाना है इसमें? समझाने लायक चार्ट है से क्या? चार्ट से कैसे देखेंगे गुरुजी? अरे आपके लग्न कुंडली में मान लीजिए आप देख रहे हैं कि अगर देख रहे हैं कि 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक आपके कोई ग्रह मेष राशि में है, मान लीजिए मेष राशि में कोई भी ग्रह, मंगल ही है आपके, और वो 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक है तो वह तुला राशि में नवमांश कुंडली में होंगे। स्वाभाविक सी बात है, इसमें समझना क्या है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर कोई ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक कोई भी ग्रह वृषभ राशि में आपके होगा लग्न कुंडली में, कन्या राशि में होगा, मकर राशि में होगा, तो हम आपके नवमांश कुंडली में मीन राशि में चला जाएगा। तो अपनी राशि, आप कुंडली देखिए ना, आप लोगों के कुंडली में कोई ना कोई ग्रह तो जरूर पुष्कर नवमांश में गया होगा। सबका सर, सबका ही जाता है? करीब करीब नहीं, सबका कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के 1 या 2 ग्रह तो चले ही जाते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि सभी के ग्रह पुष्कर नवमांश में जाएंगे। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां होती हैं जिनके कोई एक भी ग्रह नहीं जाते हैं पुष्कर नवमांश में। ये बिल्कुल आसान है, इसको कुछ समझना नहीं है। मान लीजिए कि आप समझ रहे हैं कि 0 डिग्री का ग्रह है और 0 डिग्री के आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह है, लेकिन वही ग्रह अगर कर्क राशि में है, वृश्चिक राशि में है और मीन राशि में, इन तीनों में से कहीं 0 डिग्री का है तो वह नवमांश कुंडली में कर्क राशि में जाएगा और वह पुष्कर नवमांश में होगा। तो जब पुष्कर नवमांश में 0 डिग्री का ग्रह चला गया तो अपना फल देने में सक्षम हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा। तो फल कैसा देता है गुरुजी वो? फल इसका पॉजिटिव होगा। गुरुजी मेरी कुंडली में जैसे शनिदेव धनु राशि में 28 डिग्री के हैं, तो वो धनु नवांश में जाएंगे। हाँ देख लीजिए, अब यहाँ तो नियम बता दिया है मैंने। जी जी जी, ओके। 26 डिग्री से 30 डिग्री तक धनु में है तो धनु में जाएंगे, वो नवमांश कुंडली में धनु में होंगे आपके। हाँ हाँ, धनु में ही है। तो उनके फल को आप इस तरह समझिए, अगर ये अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छा फल देंगे। अगर मारक भी होकर आपकी लग्न कुंडली में बैठे हैं तो उनकी मारकता में बहुत कमी आ जाएगी, यानी नेगेटिव फल उनका बहुत कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। जी जी गुरुजी। अब जैसे लग्न में है आपके, हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए आपके सूर्य हो लग्न कुंडली में, आप सूर्य को देख रहे हैं कि नीच के हैं, लेकिन कहीं वो पुष्कर नवमांश में चले गए हैं, नवमांश कुंडली में, और अच्छे भाव में चले गए हैं, तो अब यही सूर्य आपके लिए पूरे स्ट्रेंथ में हो जाएंगे और जॉब भी दे सकते हैं।
इस चीज को ध्यान जी रखिए। जी गुरु जी। तो पुष्कर नवमांश में कुछ है नहीं, एक निश्चित डिग्री के जोन पर इतने ये राशि में ये ग्रह होंगे तो ये पुष्कर नवमांश में यहाँ होंगे। और पुष्कर नवमांश का नियम यही है कि वो ग्रह आपके लिए शुभ है तो बहुत अच्छा फल देगा, अगर अशुभ है तो उसकी नीचता में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। अगर लग्न कुंडली में नीच का है और पुष्कर नवमांश में चला गया है तो उसकी नीचता में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। ठीक है गुरु जी, पुष्कर नवांश में कोई भी ग्रह जाने के बाद वो अष्टम व द्वादश में गया तो तब भी रिजल्ट सेम रहेगा या कुछ? नहीं, अष्टम और 6, 8, 12 में कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में है तो 6, 8, 12 का उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। देखिए ध्यान दीजिए, 6, 8, 12 एक भाव ही नेगेटिव है, उसमें हर जगह ये कहा गया है कि ये भाव नेगेटिव होने के कारण इसमें कुछ कंडीशन में ही अच्छे फल मिलते हैं, वरना इसके अच्छे फल नहीं मिलते। लेकिन पुष्कर नवमांश एक ऐसा चीज है कि अगर 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में चला जाता है तो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा, या कुछ नेगेटिव देगा तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी देगा। ठीक है बालकिशन जी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। अशोक जी कोई दिक्कत? ठीक है सर। तो पुष्कर नवांश और वर्गोत्तम होने में दोनों में कुछ शुभता अशुभता का अंतर है सर, या स्ट्रांग दोनों हो जाएंगे? वर्गोत्तम होना, देखिए वर्गोत्तम होना ग्रहों का बल बताता है, बल भी बताता है कि वो ग्रह बहुत बलवान हो गया, ये भी बताता है, समझ लीजिए। और इसमें पुष्कर नवमांश में शुभता को आप जोड़ सकते हैं, कितना शुभ हो जाएगा यह ग्रह। पुष्कर नवमांश में कोई कहा गया है, शास्त्रों में कोई ग्रह जाता है तो वह अत्यंत शुभ हो जाता है। अब वर्गोत्तम को ले लीजिए, 6ठे 8वें 12वें भाव में कोई ग्रह वर्गोत्तम हो तो उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि भाव ही नेगेटिव है। अब इसमें अगर कोई ग्रह 6ठे 8वें 12वें में जाके पुष्कर नवमांश में हो गया तो भाव का जो नेगेटिव फल है उसमें बहुत बड़ी कमी आ जाती है। और यहाँ पर कोई ग्रह वर्गोत्तम भी हो रहा है और पुष्कर नवमांश में भी जा रहा है तो अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। बल्ले बल्ले हो गई सर। जी हाँ, बल्ले बल्ले हो गई, बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई। कहीं पुष्कर नवमांश में भी चला गया और आपका वर्गोत्तम भी हो गया, तब तो फिर आपके क्या कहने हैं। तो ये तो इजीली समझ जाने वाली चीज है, इसमें कुछ है भी नहीं, इतना आसानी से समझना है। कोई भी ग्रह जैसे 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक कर्क में, वृश्चिक में, मीन हो तो कर्क राशि में चला गया आपका, सीधा सीधी ऐसे ही समझ लेना है आपको। 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक कोई ग्रह कर्क, वृश्चिक या मीन में है तो यह कन्या नवांश में होगा। इजी है, इसको बस आप लोग को नोट कर लेना है और धीरे धीरे पुष्कर सभी नवांश चीजें याद हो जाएंगी। गुरु जी, मतलब पुष्कर नवांश में जाने में अगर शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता में बढ़ोतरी हो जाएगी, बिल्कुल, और अशुभ है तो उसकी अशुभता में कमी हो जाएगी। अशुभता में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। जी जी जी। ये देखिए, ऐसा भी कहा गया है इस पुष्कर नवमांश के बारे में कि कोई अशुभ ग्रह है तो वो अपना अशुभ फल त्याग देता है, ऐसा भी कहा गया है पुष्कर नवमांश में जाने के बाद। लेकिन इस चीज को मैं प्रैक्टिकली मानता नहीं, बस इतना मानता हूं कि कोई अशुभ ग्रह है तो उसकी अशुभता में बहुत बड़ी कमी आ जाती है पुष्कर नवमांश में चले जाने के बाद। लेकिन अब हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली में गया है तो वहां पर उस ग्रह की क्या स्थिति है, इन सब चीजों को देखना होगा। मान लीजिए कोई ग्रह 8वें भाव में जाकर पुष्कर नवमांश में है तो आप उससे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको जो बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें देनी है वो नहीं देगा, यही आप एक्सपेक्ट कीजिए। उसके फलों में, आपके नेगेटिव फलों में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, आपके लिए हद तक पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब इससे ये मत अंदाजा लगा लीजिए कि वो आपको बहुत बड़ा संपत्ति दे देगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी ठीक है सर। और बालकिशन जी और क्या चाहिए, बोलिए। नहीं सर, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर। और आगे विवाह के बारे में बुर्जेन जी हैं क्या? यामिनी जी कुछ पूछ रही है। हाँ यामिनी बोलो। बिग जैसे नवमांश में भी 8 और 2 में बहुत सारे ग्रह चले जाएं तो उसका क्या इफेक्ट मानेंगे हम?
देखो लग्न कुंडली का जो रिजल्ट है उसका 50 से 60% रिजल्ट नवमांश कुंडली में देखा जाता है ग्रहों के स्ट्रेंथ के रूप में। तो कोई भी लग्न कुंडली का ग्रह या ऐसे ही नवमांश कुंडली में भी सेम टू सेम कोई ग्रह चले जाए आपके छठे, आठवें, 12वें भाव में, तो ये नेगेटिव भाव है, उसका फल आपको नेगेटिव जरूर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिए। ये लग्न कुंडली पर भी अप्लाई होता है और ये आपके नवमांश कुंडली पर भी अप्लाई होता है। तो कहीं भी नवमांश कुंडली को भी फलित करना है जस्ट लग्न कुंडली की तरह ही। तो अगर आपके कोई ग्रह चले जा रहे हैं उसमें छठे, आठवें, 12वें में, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट तो ग्रह देगा ही अपनी दशा में। अब नेगेटिव इफेक्ट में इसको मेरे को ये भी समझना है, देखिए ध्यान दीजिए, आप लोगों को ये भी समझना है कि आपके लग्न कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है और नवमांश में छठे, आठवें, 12वें में जा रहा है, तो देगा तो आपके लिए अच्छा फल, क्योंकि आपके लग्न कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन नवमांश में वह या तो त्रिक भाव में या नीच का हो जाए तो उसके स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी, फल देने के क्षमता में कमी आ जाएगी। वो इतना प्रबलता से नहीं दे पाता जितना उसे देना चाहिए। वही ग्रह अगर नवमांश में भी बहुत अच्छी स्थिति में हो तो सामान्य से भी बढ़िया रिजल्ट देगा आपको। ठीक है सर, त्रिक भाव से असर पड़ेगा या वहाँ जो राशि होगा उसका असर पड़ेगा? त्रिक भाव से भी असर पड़ेगा और राशि से भी असर पड़ेगा बालकिशन जी, दोनों को देखा। जैसे आप लग्न कुंडली में देखते हैं ना कि 8वें भाव में गया है तो एक तो नेगेटिव भाव है, दूसरा उसमें राशि कौन सी है या किस भाव का स्वामी है, ये भी तो देखते हैं। आप मान लीजिए हम 9 भाव का विचार कर रहे हैं आपके भाग्य के लिए, नवमांश का, और उसी का स्वामी अष्टम में चला गया है ना, तो आपके भाग्य में तो कमी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज आपके लिए बढ़िया दिखा रहा है कि अष्टम भाव रिसर्च का है, गुण विद्याओं का है, तो आप वहां चले गए तो पॉजिटिव चीजें भी मिल जाएंगी आपको। इस तरह से मेरा अष्टमेश वर्गोत्तम हो गया है। अष्टमेश वर्गोत्तम हो गया है। कौन किसका है क्या आप लोग पहले? अशोक सर का। अशोक जी, हाँ तो ठीक है अशोक जी, वर्गोत्तम हो गया है तो ज्योतिष बन गए आप। अब क्या चाहिए भाई? कुछ तो उसका वो इफेक्ट मिला ना आपको, ज्योतिष विद्या में आ गए। सर एक बार चार्ट अपना एक बार डालिएगा ना सर। चलिए कुछ और चीजों को आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद चार्ट वगैरह चाहे जो भी होगा। अशोक जी चार्ट डालिएगा ना ग्रुप में, एक बार डिस्कस करेंगे। हाँ ग्रुप में डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी डाल दीजिए आप। अच्छा आप मैं आपको लिखवा दीजिए, मैं भेज रहा हूँ, आप डाल दीजिए, मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप में भेज रहा हूँ या आपके पास भेज रहा हूँ? हाँ देखिए आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ब्रजेंद्र जी चले गए क्या? गुरुजी है मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सही नहीं है। अच्छा चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ चीजें आप लोगों को जैसे बता देता हूँ कि कैसे देखा जाता है ससुर का गांव किसी लड़की के लिए। किसी लड़की का पत्रिका देख रहे हैं तो उसका विवाह कैसे कहाँ होगा ये कैसे देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चाहे इस वीडियो को हम लोग ऑफ करके फिर दूसरा वीडियो जोड़ लेते हैं, कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ ओके ओके, हाँ डाल दिया बालकिशन जी, डाल दिया। फिर मैं चालू करता हूँ, आप लोगों को फिर से शुरू करता हूँ वो चीज। ओके ओके।